नमस्कार साथियों, मैं अनूप पुनिया आप सभी का एग्जाम गुरुकुल भाई अनूप पुनिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन या स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। और पिछली क्लास में हमने देखा किस तरह से जो हमारा प्राचीन इतिहास है उस समय पे भी स्थानीय स्वशासन के साक्ष्य हुआ करते थे, यानी जो स्थानीय स्वशासन है उसका कॉन्सेप्ट हुआ करता था। और उसके बाद हमने जो अंग्रेजी हुकूमत हुई, यानी जो ब्रिटिशर्स का शासन हमारे देश के ऊपर चला 1947 तक, उसके बारे में भी 1947 तक भी हमने देखा किस तरह से जो ब्रिटिशर्स के दौरान अलग अलग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या जो भी मतलब एक्ट आते थे उसके अंदर भी स्थानीय स्वशासन का क्या प्रावधान रहता था। उसके बाद फिर हमने देखा कि संविधान सभा में जो हमारी स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट है उसको लेके कि स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए या नहीं, उसको लेकर के हमारी संविधान सभा दो विचारधाराओं में बंट गई थी। पहली विचारधारा कौन सी थी? गांधीवादी विचारधारा, गांधीयन जो आइडियोलॉजी थी। गांधीयन आइडियोलॉजी के जो समर्थक थे उन्होंने ये बात कही कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन जो दूसरी विचारधारा थी, जो अम्बेडकराइट हुआ करते थे, यानी अम्बेडकरवादी या अम्बेडकर को समर्थन करने वाले थे उस समय पे, तो उन्होंने कहा कि जो अभी इस समय पे गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को यानी स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा देना सही नहीं है, क्योंकि जो जिस सिचुएशन से हमारा जो राष्ट्र है गुजर रहा था उसकी जो रियल जो वास्तविकता थी वो अंबेडकर जी ने संविधान सभा में रखा। और उसके बाद फाइनल डिसीजन ये निकला कि अभी जो लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया जाएगा, यानी संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा। लेकिन क्या उसके बाद जैसे 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे फर्स्ट पीएम बनते हैं। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तो हमारे संविधान में जो भाग 3 है, भाग 3 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसके अंदर आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40 जोड़ दिया गया, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत यानी पंचायतों के गठन के बारे में बात कही। लेकिन डीपीएसपी क्या है? डीपीएसपी या भाग 3 है जो इनफोर्सिएबल है यानी अपरिवर्तनीय है, उसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, तो इसलिए उसको डीपीएसपी में रखा गया। लेकिन जो ग्रामीण स्तर पे भी तो विकास की जरूरत थी उस समय पे, तो इसलिए फिर हमारे जो फर्स्ट पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने 2 कार्यक्रम चलाए। पहला कार्यक्रम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जब आजादी के बाद पीएम कौन थे? पंडित नेहरू जी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक तो प्रोग्राम चलाया कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में 1952 में, ठीक है। क्या? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम, ठीक है। और दूसरा कौन सा? दूसरा चलाया जो एक लेके आए नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953, यानी राष्ट्रीय विस्तार सेवा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा। और ये 2 प्रोग्राम चलाए। 2 प्रोग्राम के माध्यम से जो कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी सामुदायिक रूप से विकास की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करने लगे, और एक अलग से मिनिस्ट्री भी बनाई, और उस मिनिस्ट्री का नाम रखा गया पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो इनके लिए एक अलग से क्या बनाई? मिनिस्ट्री भी बनाई। कौन सी मिनिस्ट्री बनाई? मिनिस्ट्री बनाई पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी कम्युनिटी डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। यानी पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय बनाया, और इसके मिनिस्टर कौन बनाए? मिनिस्टर बनाए SKD, ठीक है। कौन से मिनिस्टर बनाए? इसके मिनिस्टर बनाए SKD। तो मिनिस्टर कौन बनाए इसके? कभी कभी ये पूछ लेते हैं SKD, ठीक है, और इसके बारे में इतना जानना नहीं है आपको। तो जो ये प्रोग्राम थे, इनको चलाने का मतलब क्या था? इनको चलाने का जो मकसद क्या था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का? तो
इसमें कार्यक्रम में लोग भाग ले, और भाग लेने के लिए मतलब जो पार्टिसिपेशन था, पीपल का जो पार्टिसिपेशन था उसको क्या करना था, इंक्रीज करना था। यानी पर्पज क्या था इन प्रोग्राम का, पर्पज था यानी उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट विलेज लेवल, एट विलेज लेवल यानी ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, ताकि लोग जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इन प्रोग्राम में तो क्या होगा, वो अवेयर होंगे, और अवेयर होंगे तो क्या होगा, इससे जो मतलब जो पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एट विलेज लेवल इन सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, इन कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, सामुदायिक विकास किसमें पार्टिसिपेशन, सामुदायिक विकास तथा सामाजिक न्याय में, ठीक है। यानी ग्रामीण स्तर पर जो प्रोग्राम थे, जो कार्यक्रम थे, उनमें लोगों का पार्टिसिपेशन डायरेक्ट रूप से मतलब भागीदारी करवाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के द्वारा किया गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया, इसमें फिर जो डायरेक्ट पंचायत है जो उनको पावर नहीं दी गई, ये यहाँ पे कार्य किसके द्वारा किए गए, यहाँ पे कार्य किए गए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हुआ करते थे, यानी प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, उनके माध्यम से यहाँ पे कार्य किया जाने लगा। लेकिन वो क्या है, वो इतना फ्रूटफुल नहीं रहा, क्योंकि अधिकारियों के द्वारा जो भ्रष्टाचार के केस सामने आए, और जहां भ्रष्टाचार होगा तो आपको पता है वहां फिर क्या डेवलपमेंट या विकास नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक इनकी जांच करने के लिए कि क्या ये दोनों प्रोग्राम, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है, ये प्रोग्राम कितने सफल रहे, इसकी जांच करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट ने 1957 में एक कमेटी बनाई, जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, और जिसने इसकी जांच भी की, ठीक है। तो हम आज की क्लास में पहली जो कमेटी है कौन सी है, बलवंत राय मेहता कमेटी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो आज की जो क्लासेस है इसमें कई कमेटीज पढ़ेंगे हम, वो कमेटीज इंपॉर्टेंट है सारी, और आपको ध्यान में भी रखना कि कौन सी कमेटी में क्या क्या हुआ, लगभग सभी में सेम ही है, लेकिन आपको ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी कमेटी है, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने तो क्या किया, टू इंक्वायर यानी जांच करने के लिए, ठीक है। टू इंक्वायर किस लिए आई है, तो लिख लीजिए टू इंक्वायर इनटू, यानी जांच करने के लिए, जांच करने के लिए किस किस में, एक तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और दूसरा कौन सा था, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है। इन दोनों में कि कितने सफल रहे कितने असफल रहे, और इसके आधार पर रिकमेंडेशंस मांगी बलवंत राय मेहता कमेटी से पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट ने। तो उन्होंने रिकमेंडेशंस क्या दी, उन्होंने रिकमेंडेशंस दी सबसे पहले, तो इसके आधार पर फिर क्या रिकमेंडेशन दी, तो रिकमेंडेशंस यानी सुझाव दिए, यानी सुझाव दिए। तो पहला सुझाव क्या था, पहला सुझाव यही था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो पहला सुझाव था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी
लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? जो पावर है, पावर को सेंट्रलाइज न करके डिसेंट्रलाइज यानी जो निम्न स्तर पे पावर दे दी जानी चाहिए। ये बात किसने कही? बलवंत राय मेहता कमेटी ने कही। उन्होंने और क्या सुझाव दिया? उन्होंने एक 3 टायर सिस्टम को भी रिकमेंड किया। क्या? 3 टायर सिस्टम को रिकमेंड किया। 3 टायर सिस्टम, ठीक है। 3 टायर सिस्टम यानी त्रिस्तरीय प्रणाली। और त्रिस्तरीय प्रणाली कौन सी? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद की बात कही। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या? जिला परिषद की बात कही, ठीक है। जिला परिषद की बात कही कहां? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। इसको आप हिंदी में लिख सकते हो आराम से। जिला स्तर पे जिला परिषद की बात कही। उसके बाद और क्या? ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, यानी बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 स्तरीय सिस्टम का सुझाव दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होना चाहिए, पंचायत जो ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होनी चाहिए, यानी ब्लॉक समिति जिसको बोलते हैं होनी चाहिए, और ग्राम लेवल पे क्या? ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। ग्राम लेवल पे क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी में इनको सेम ही लिखेंगे, ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होनी चाहिए। उन्होंने और क्या कहा? उन्होंने और कहा जो जिला परिषद है इसके जो चेयरपर्सन होंगे वो डीएम होंगे। चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष कौन होंगे इसके? वो होंगे डीएम, ठीक है। क्या होंगे? डीएम होंगे। अध्यक्ष डीएम होंगे, यानी जिलाधीश या जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे। और जो जिला परिषद है वो कैसे काम करेगा? वो एक ऑब्जर्वेटरी और एडवाइजरी काम करेगा, यानी पर्यवेक्षक और सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। लेकिन जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति को मुख्य कार्यकारी या मुख्य कार्यकारिणी बताया गया। और इसमें क्या कहा कि जो पंचायत समिति है ये चीफ एग्जीक्यूटिव होगी। चीफ क्या होगी? चीफ एग्जीक्यूटिव होगी, यानी मुख्य कार्यकारिणी होगी। मुख्य कार्यकारिणी, ठीक है। मुख्य कार्यकारिणी का मतलब, चीफ एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? जो काम करने की पावर किसके पास होगी? पंचायत समिति के पास होगी। ये किसमें कहा? ये कहा बलवंत राय मेहता समिति में, ठीक है। और क्या कहा? और ये कहा कि जो ग्राम पंचायत है या लोकल गवर्नमेंट है उसको जो वास्तविक शक्ति है वो दे देनी चाहिए। और तीसरी बात क्या कही? टू गिव रियल पावर टू लोकल गवर्नमेंट, टू गिव रियल पावर टू लोकल गवर्नमेंट, यानी स्थानीय सरकार को, स्थानीय स्वशासन को, स्थानीय सरकार को वास्तविक शक्ति दे दी जानी चाहिए। वास्तविक शक्ति देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सुझाव किसके थे? ये सुझाव थे जो बलवंत राय मेहता समिति के। पहला सुझाव क्या था कि हमारे देश में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सुझाव क्या था? हमारे देश में त्रिस्तरीय 3 जो सत्र का जो सिस्टम होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट में। पहला जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिला परिषद, उसका अध्यक्ष डीएम होगा, यानी जिला का जो कलेक्टर या जिलाधीश होगा, और वो एक ऑब्जर्वेटरी, पर्यवेक्षक और एडवाइजरी यानी सलाहकार के रूप में कार्य करेगा। उसके बाद ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति या ब्लॉक समिति जिसको बोल देते हैं वो होना चाहिए। वो मुख्य कार्यकारिणी होगी, यानी मेन काम कौन करेगी? वो पंचायत समिति करेगी। और ग्राम लेवल पे क्या? ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ये सुझाव बलवंत राय मेहता समिति ने दिए 1957 में जो बनाई गई थी। और उन्होंने क्या कहा? जो लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार को एक्चुअल पावर दे देनी चाहिए, ये सुझाव दिए। इन सुझावों के ऊपर विचार भी किया जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है यानी राष्ट्रीय विकास परिषद है, उन्होंने इनको एक्सेप्ट भी किया। तो जो अब देखते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी होगी। उसके बाद फिर क्या है? बलवंत राय मेहता समिति को किसने एक्सेप्ट किया? बलवंत राय मेहता समिति को एक्सेप्ट किया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद है, ठीक है, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? पीएम होते हैं। तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो इससे आगे ऐसे ही आप लिखते चलना इसी के नीचे, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है जो
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, रिकमेंडेशंस को स्वीकृति दी। कौन से रिकमेंडेशंस? बलवंत राय मेहता कमेटी के जो रिकमेंडेशन है, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने क्या कर दिया, इसको एक्सेप्टेंस दी। और फिर उन्होंने मतलब इसको अप्लाई करने की कोशिश की 1958 में, 1958 में आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में इसको लागू किया एक्सपेरिमेंटल तौर पे। तो 1959 में, सॉरी 58 में आंध्र प्रदेश में क्या एक्सपेरिमेंटल किया, कुछ क्षेत्र में एक्सपेरिमेंटल तौर पे क्या किया, इसको लागू करके देखा, ठीक है। और जो रियल हम पढ़ते हैं, जो रियल क्या है, मतलब जो वास्तविक रूप से 1959 में इसको लागू किया गया। 1959 में क्या किया गया, इसको राजस्थान में, पंचायती राज को राजस्थान में, कहां, राजस्थान में, और राजस्थान में भी कहां, नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है उसका एक गांव है बगदरी गांव। कौन सा गांव? बगदरी विलेज में, बगदरी विलेज में। बगदरी विलेज में क्या किया गया, इसको मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित नेहरू ने लॉन्च किया, ठीक है। क्या लॉन्च किया? पंचायती राज, ठीक है। क्या लॉन्च किया? पंचायती राज को लॉन्च किया राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, 1959 में। और यही हम बुक्स में पढ़ते हैं कि पहली बार पंचायती राज कब लागू किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1959 में राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में या बगदरी विलेज में, ठीक है। और उसके बाद 1960 में आंध्र प्रदेश में, फिर पूरे आंध्र प्रदेश में, ठीक है, लागू इसको कर दिया गया, ठीक है। और बलवंत राय मेहता के द्वारा इतने इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशंस थे लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड वो दिए गए, इसलिए बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता? आर्किटेक्चर ऑफ लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज। तो बलवंत राय मेहता को क्या कहा जाता है? आर्किटेक्चर ऑफ पंचायती राज, आर्किटेक्चर ऑफ पंचायती राज, ठीक है। यानी पंचायती राज का शिल्पकार किसको कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो ये था बलवंत राय मेहता। उसके बाद फिर ये जो रिकमेंडेशंस थे उनके ऊपर काम करना शुरू किया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की गवर्नमेंट ने, लेकिन फिर परिस्थितियां बदली 1962 में, इंडो वार 1965 में। फिर क्या हुआ? 1971 में पाकिस्तान के साथ जो भारत के युद्ध हुए, 1975 में इमरजेंसी लगा दी गई। तो इतने जो मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाए, यानी रीजंस क्या रहे? देखो 1962 में तो क्या है? इंडो चाइना वार, ठीक है। 1965 और 1971 में इंडो पाक वार हुए। और 1975 में क्या? इमरजेंसी। तो देखो, जब हमारा देश पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रहा था, और आर्थिक संकट से गुजरने के साथ साथ हमारे देश के ऊपर जो युद्ध की स्थिति लगातार बनी रही 1962, उसके बाद जस्ट 3 साल बाद 1965, फिर 6 साल के बाद 1971। तो जो हमारे देश का बजट था उसका जो मैक्सिमम पार्ट था वो रक्षा मंत्रालय को, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया जाने लगा। यानी डिफेंस में हमारा जो मैक्सिमम बजट है वो प्रयोग किया जाने लगा, जिससे देश के ऊपर जो आर्थिक संकट और गुजरना, आर्थिक संकट है जो और बना रहा। दूसरी बात फिर क्या थी? दूसरी बात ये थी, लोग अवेयर नहीं थे। पीपल थे जो लोग थे, अवेयर नहीं थे, यानी लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी थी। और जागरूकता की कमी थी तो लोगों को पता ही नहीं था कि जो लोकल गवर्नमेंट है आपके अधिकारों के लिए जो भारत सरकार इसको लागू कर रही है। और मैंने बता ही दिया, जो बजट था वो ज्यादा से बजट कहां पे? मंत्रालय में, यानी रक्षा मंत्रालय में, डिफेंस में
जाता था, इसलिए हमारे देश में उस समय पर आर्थिक संकट भी हुआ करते थे। तो फिर क्या हुआ, जो 1975 में इमरजेंसी लगी, 1977 में फिर कौन सी, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आ जाती है और पीएम मोरारजी देसाई जी बनते हैं। और उस समय पे फिर एक दूसरी कमेटी आती है, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी, जो 1977 में आती है। ठीक है, तो ये रीजंस रहे कि जो अच्छे तरीके से बलवंत राय मेहता समिति है वो, उसके रिकमेंडेशन इतने अच्छे तरीके से लागू नहीं हो सके। उसके बाद जो सेकंड कौन सी आती है, फिर बलवंत राय मेहता, सॉरी, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता कमेटी 1977 में। ठीक है, कब, 1977 में, 1977 में अशोक मेहता समिति आती है। और अशोक मेहता समिति के समय में पीएम कौन हुआ करते थे, पीएम हुआ करते थे मोरारजी देसाई, क्योंकि उस समय पे गैर कांग्रेस बनी थी, की सरकार आई थी, जनता दल की सरकार आई थी। अब मोरारजी देसाई जब पीएम बने तो उन्होंने अशोक मेहता कमेटी बना दी, और 1977 में तो अशोक मेहता समिति ने फिर क्या सुझाव दिए। सबसे पहला सुझाव उनका यह रहा कि जो 3 टायर सिस्टम है उसको 2 टायर सिस्टम बना दिया जाना चाहिए। तो इसकी रिकमेंडेशंस क्या रही, अशोक मेहता समिति की रिकमेंडेशंस थी, रिकमेंडेशंस यानी सुझाव। तो पहला सुझाव क्या था, 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 टायर सिस्टम यानी द्विस्तरीय प्रणाली। क्या होना चाहिए, द्विस्तरीय प्रणाली। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर तो इन्होंने बोला भी जिला परिषद ही ठीक है, तो यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिला परिषद, क्या, जिला परिषद। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्या, जिला परिषद। और इन्होंने बोला एक जो मतलब 15 से 20 हजार की आबादी है वहां पे मंडल पंचायत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मंडल पंचायत। कहां पे, 15 to 20,000 क्या है, पॉपुलेशन है, 15 to 20,000 क्या है, पॉपुलेशन है, मंडल पंचायत होनी चाहिए। अब ये नहीं कि एक ही गांव में 15 से 20 हजार आबादी हो, नहीं, 2, 3, 4, 5 गांव मिला के भी, एक ग्रुप ऑफ विलेज मिला को कंबाइन करके भी अगर 15 से 20 हजार आबादी है वहां पे उसको मंडल पंचायत बना दिया जाना चाहिए। ये सुझाव किसके द्वारा दिए गए, ये सुझाव दिए गए अशोक मेहता कमेटी के द्वारा 1977 में। और इन्होंने क्या कहा, और ये कहा उन्होंने कि जो इलेक्शन है वो दलगत होने चाहिए, यानी पार्टी सिस्टम से इलेक्शन होना चाहिए। तो दूसरा सुझाव क्या था इनका, दूसरा सुझाव था इलेक्शन है, जो चुनाव है वो क्या, पार्टी बेस्ड होने चाहिए, पार्टी बेस्ड होने चाहिए, यानी दलगत चुनाव होने चाहिए, दलगत चुनाव होने चाहिए। यानी जो पार्टी सिस्टम है, जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसी तरह से पंचायत के इलेक्शन भी, चुनाव भी कहाँ होने चाहिए, किससे होने चाहिए, पार्टी सिस्टम से होने चाहिए। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का दर्जा, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा दे दिया जाना चाहिए। तो तीसरा सुझाव क्या था, थर्ड जो सुजेशन था, लोकल गवर्नमेंट है यानी स्थानीय सरकार, स्थानीय स्वशासन को क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, किसमें, तो सब ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे पहले ये सुझाव किसने दिया कि जो स्थानीय स्वशासन है को, लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, तो किसने, अशोक राय मेहता समिति ने। लेकिन ये लागू नहीं हुआ, अभी सुझाव बना है, दिया है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि जो स्थानीय सरकार है उसको जो कराधान की शक्ति दे देनी चाहिए, यानी टैक्स को लगाने की और टैक्स को कलेक्ट करने की। यानी जो फोर्थ जो रिकमेंडेशंस क्या थी, फोर्थ रिकमेंडेशंस थी, टैक्स पावर भी किसके पास होनी चाहिए, टैक्सेशन पावर किसके पास, यानी कराधान शक्ति जिसको बोलते हैं, वो भी लोकल गवर्नमेंट को दे दी जानी चाहिए। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो लोकल गवर्नमेंट है यहाँ पे रिजर्वेशन, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जैसे लोकसभा और विधानसभाओं में है, तो यहाँ पे रिजर्वेशन भी होना चाहिए, यानी आरक्षण भी होना चाहिए, यानी
आरक्षण भी होना चाहिए, ठीक है, रिजर्वेशन यानी आरक्षण भी होना चाहिए। और इन्होंने तो देखिए ये जो सुझाव थे अशोक मेहता समिति के द्वारा कौन से सुझाव दिए गए, पहला तो 3 टायर की जगह द्विस्तरीय 2 टायर सिस्टम होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद है, और उसके बाद 15 से 20 हजार आबादी को मिला के एक मंडल पंचायत बना देनी चाहिए, ये सुझाव दिया। दूसरा सुझाव क्या किया, तो चुनाव हो पार्टी बेस्ड यानी दलगत चुनाव होने चाहिए। और उसके बाद तीसरा सुझाव था कि लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाना चाहिए। और नेक्स्ट था जो टैक्सेशन पावर है, लेवाइंग एंड द कलेक्टिंग ऑफ द टैक्स, वो किसको दे देनी चाहिए पावर, वो भी लोकल गवर्नमेंट को दे देनी चाहिए, और रिजर्वेशन आरक्षण भी दे देना चाहिए। लेकिन इसमें समस्या क्या हुई, समस्या ये हुई जो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट यानी जनता दल की जो गवर्नमेंट थी वो अपना कॉन्फिडेंस लोकसभा में खो देती है, और लोकसभा में कॉन्फिडेंस खोने से क्या है, सरकार गिर जाती है, और सरकार गिरने से फिर क्या है, ये जो सुझाव थे ये लागू नहीं हो पाए, यानी रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। यानी क्या है, फिर जो मोरारजी देसाई की जो गवर्नमेंट थी वो क्या हुई, फेल टू प्रूव कॉन्फिडेंस, ठीक है, वैसे लिख रहा हूं मैं। और जो रिकमेंडेशन थे यानी सुझाव थे वो क्या कर दिए गए, जो नेक्स्ट सरकार आई रिजेक्ट कर दिए, ठीक है, क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, तो लागू नहीं हुए ये सुझाव। जो अशोक राय मेहता समिति, सॉरी बलवंत राय मेहता समिति थी, जो उनको तो क्या कर दिया गया था, पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से पंचायती राज को लॉन्च किया, उसके बाद अन्य अलग अलग जो राज्यों में पंचायती राज को लागू भी किया गया, लेकिन ये सुझाव ही रह गए, इनको लागू करने का टाइम ही नहीं मिला। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट या जनता दल की जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो गिर जाती है, और जिससे फिर क्या है, नेक्स्ट सरकार ने इन रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड कमेटी फिर कौन सी आई, 1985 में राजीव गांधी जी, उसके बाद देखो उसके बाद सरकार गिरने के बाद दोबारा से कौन है, दोबारा से प्रधानमंत्री बनती श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती, फिर कौन आते, राजीव गांधी जी 1985 में। और थर्ड कमेटी कौन सी बनी, जीवी के राव समिति या जीवी के राव कमेटी, ठीक है। तो तीसरी समिति कौन सी है, आपको ये याद रखना किस समिति में क्या था, खासकर द्विस्तरीय, जो त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय, 2 टायर 3 टायर, ये याद रखना आपको कि किस समिति ने क्या सुझाव दिए। तो तीसरी कौन सी, राजीव गांधी जी पीएम थे 1985 में। देखिए राजीव गांधी जी ने अथक प्रयास किए कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको संवैधानिक दर्जा मिल जाए। संवैधानिक लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के राजीव गांधी जी ने एक के बाद एक कमेटी लगातार लेके आए, उन्होंने गठन किया और उसके ऊपर काम करने की कोशिश भी की। लेकिन फिर क्या है, राजीव गांधी जी की भी हत्या हो जाती है। तो उसके बाद देखते हैं आगे। तो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट आती है और उसमें 1985 में कौन सी, जीवी के राव कमेटी आती है। जीवी के राव कमेटी 1985 में, जीवी के राव कमेटी कौन सी, 1985 में। उस समय कांग्रेस ने एक नारा दिया हुआ था, इंदिरा गांधी जी के समय से ही दिया हुआ था, गरीबी हटाओ, पॉवर्टी एलिविएशन का एक जो स्लोगन था वो कांग्रेस सरकार ने उस समय पे दिया हुआ था। और एक कमेटी, जो कमेटी जीवी के राव कमेटी बनाई गई, वो उसी की जांच करने के लिए, जो रूरल डेवलपमेंट है यानी एक ये समझो ग्रामीण विकास है, और जो पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी का जो उन्मूलन है उसकी जांच करने के लिए, यानी ये कमेटी किसके लिए बनाई गई, टू इंक्वायर इनटू, यानी जांच करने के लिए। क्या जांच करने के लिए, एक तो रूरल डेवलपमेंट को, एंड यानी ग्रामीण विकास को, और दूसरा कौन सा, जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम चला हुआ था, गरीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम चला हुआ था, गरीबी उन्मूलन का जो कार्यक्रम चला हुआ था, इनकी जांच करने के लिए जो राजीव गांधी जी ने कौन सी, जीवी के राव कमेटी बनाई थी। और फिर उसके बाद इन्होंने एक सुजेशन क्या दिया, इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया, जो सबसे पहले तो पंचायती राज है वो वीक है, यानी ग्रास विदाउट रूट की इन्होंने एक मतलब
जो कोट किया, तो रिकमेंडेशंस क्या थे इसके? रिकमेंडेशंस थे सुझाव थे। तो पहला सुझाव तो क्या था, जो पंचायती राज है वो क्या है, वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है, यानी ग्रास विदाउट रूट, यानी बिना जड़ का घास, बिना जड़ का घास। ठीक है, तो ये सुझाव मतलब ये कहा कि भाई जो पंचायती राज है वो कमजोर हो चुका है क्योंकि उसको संवैधानिक दर्जा ही नहीं मिला हुआ। और फिर उन्होंने दूसरा सुजेशन क्या दिया, दूसरा सुजेशन दिया जो जिला परिषद है वो उसको एक्चुअल रूप में पावरफुल बनाया जाना चाहिए। यानी दूसरा सुझाव क्या था, सेकंड क्या था, सेकंड था जो जिला परिषद है ये एक्चुअल रूप में पावरफुल होना चाहिए, ये ऑब्जर्वेटरी नहीं, इसको पावर दी जानी चाहिए। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था, ऑब्जर्वेटरी होना चाहिए, एडवाइजरी सलाहकारी होना चाहिए, लेकिन जीवीके राव समिति ने कहा ये क्या होनी चाहिए, जो जिला परिषद है पावरफुल होना चाहिए। और उन्होंने अगला सुझाव क्या दिया, अगला सुझाव ये दिया कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक नई पोस्ट को क्रिएट किया जाना चाहिए जिसको बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, यानी जिला विकास आयुक्त। तो एक न्यू पोस्ट का भी इन्होंने सुझाव दिया। तीसरा सुझाव क्या था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक न्यू पोस्ट यानी न्यू ऑफिस, नए पद का सृजन किया जाना चाहिए। कौन सा पद, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, यानी जिला विकास आयुक्त। जिला विकास आयुक्त का क्या है, एक नया पद बनाया गया और ये कहा गया कि जो जिला डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है वो किसकी, वो विकास कार्यों की क्या करेगा, विकास कार्यों की देखरेख करेगा। और क्या कहा इन्होंने, और कहा जो लोकल गवर्नमेंट का कार्यकाल कितना होना चाहिए, टर्म कितनी होनी चाहिए, कितना होना चाहिए, 5 साल यानी 5 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि रिजर्वेशन भी होना चाहिए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैंने जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ाया था। ठीक है, सभी सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, SC ST के लिए, वुमेन्स के लिए, OBC के लिए जो राज्य विधानमंडल है वो मतलब डिटरमाइंड यानी तय करेगा, ये चीजें आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सुझाव किसके द्वारा दिए गए, ये सुझाव दिए गए GVK राव कमेटी द्वारा 1985 में, और ये सुझाव थे राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट में। उसके बाद फिर राजीव गांधी जी इससे संतुष्ट नहीं और 1986 में एक और कमेटी आती है, LM सिंघवी समिति, एक का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद कौन सी समिति आई राजीव गांधी जी के समय में, LM सिंघवी समिति 1986 में। एक के बाद एक कमेटी, 3-4 साल में ही 3-4 कमेटी आती हैं, और राजीव गांधी जी ने प्रयास तो किए लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। तो नेक्स्ट कमेटी कौन सी है, LM सिंघवी कमेटी। में 1986 यानी 1986 में। और LM सिंघवी कमेटी ने भी सबसे पहला सुझाव तो यही दिया कि जो लोकल गवर्नमेंट है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देना चाहिए। तो इसके रिकमेंडेशंस क्या थे, यानी सुझाव क्या थे इसके, पहला तो यही था लोकल गवर्नमेंट है या जो स्थानीय सरकार है, ठीक है, हिंदी में नहीं लिखूंगा, आपको पता ही है सभी टर्म का, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, ये मिलना चाहिए। दूसरा क्या कहा इन्होंने, दूसरा जो था ये था कि जो इलेक्शन है, इलेक्शन क्या होना चाहिए, नॉन पार्टी बेस्ड होना चाहिए। इलेक्शन क्या होना चाहिए, चुनाव नॉन पार्टी बेस्ड, यानी गैर दलीय चुनाव। गैर दलीय चुनाव का सुझाव किसने दिया, जो LM सिंघवी समिति ने ये सुझाव दिया। ठीक है, और ये कहा कि जो इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट है, नेक्स्ट सजेशन क्या था, इलेक्शन से जो रिलेटेड डिस्प्यूट है, चुनाव से संबंधित जो मामले हैं वो एक अलग से अधिकरण या ट्रिब्यूनल बना देनी चाहिए। थर्ड क्या है, इलेक्शन रिलेटेड जो डिस्प्यूट है,
यानी चुनाव संबंधित जो विवाद हैं वो किसी एक सेपरेट ट्रिब्यूनल बना देनी चाहिए, उसके लिए सेपरेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, सेपरेट ट्रिब्यूनल यानी अलग से एक अलग अधिकरण। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे ट्रिब्यूनल क्या होता है। बस ये याद रखना आप, जो जीवी के राव समिति थी उन्होंने कहा था कि जो चुनाव से रिलेटेड विवाद है उनके लिए एक अलग अधिकरण बना देना चाहिए। और उन्होंने क्या रेगुलर बेस पे चुनाव होने चाहिए, कार्यकाल कितना 5 साल का होना चाहिए, रिजर्वेशन भी होना चाहिए। यानी फोर्थ क्या कहा, रेगुलर इलेक्शन यानी नियमित चुनाव होने चाहिए। ठीक है, टर्म कितनी होनी चाहिए, 5 साल की होनी चाहिए, यानी कार्यकाल 5 साल 5 इयर्स। और इन्होंने भी कहा रिजर्वेशन भी होना चाहिए, यानी पॉलिटिकल आरक्षण भी होना चाहिए। कमेंट में बताओगे जो पॉलिटिकल आरक्षण है वो कौन से आर्टिकल में हमारे संविधान में है। ठीक है, पार्लियामेंट में के लिए कौन सा है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी राज्य विधानमंडल के लिए कौन सा है। तो ये जो सुझाव किसके द्वारा दिए गए, ये सुझाव किसके द्वारा दिए गए, ये सुझाव दिए गए एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा 1986 में। उसके बाद 1988 में एक और दो थुंगन कमेटी आती है, उसको भी आप एक ही पॉइंट याद रखना है। जो थुंगन कमेटी ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का जो इसी यही लिख देता हूं, ये जो सुजेशन किसने दिया, थुंगन कमेटी ने भी ये सुजेशन दिया था। ठीक है, आप इसको अलग से रेड पेन से लिख सकते हैं, इसके सामने ये स्टेटस है जो 1988 में ये समिति आई थी। ठीक है, कब आई थी, 1988 में ये समिति आई थी। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आती है गडगिल कमेटी, यानी गडगिल जो समिति आती है वो भी 1988 में आती है। ठीक है, एल.एम. सिंघवी 1986 में, थुंगन कमेटी 1988 में आती है, ये याद रखना। थुंगन कमेटी ने भी ये कहा था लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं गडगिल समिति। जो हमारा आज का लोकल गवर्नमेंट या पंचायती राज है उसका जो प्रावधान है वो गडगिल समिति के द्वारा यानी गडगिल कमेटी उसके द्वारा दिए गए जो सुझाव है उनसे मिलता जुलता है। यानी लगभग 90% जो प्रावधान है वो उनसे मिलते जुलते हैं। जो सुजेशन यानी सुझाव दिए गए थे किसके द्वारा, जो सुझाव दिए गए थे गडगिल समिति के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गडगिल समिति। ये भी कब आई, ये भी 1988 में आई। 1988 में दो कमेटी आई, एक तो कौन सी, थुंगन समिति, और एक कौन सी, गडगिल कमेटी। तो गडगिल कमेटी यानी गडगिल समिति, और कब आई ये, 1988 में। ठीक है, 1988 में। तो इन्होंने पहला जो क्या कहा, पहला ये कहा, वही बात कही कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखूंगा। पहला सुझाव क्या बात कही, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या कही इन्होंने जो त्रिक्षत्रीय, जो बलवंत राय मेहता ने भी ये कहा था कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने भी कि त्रिक्षत्रीय होनी चाहिए जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है। तो इन्होंने भी 3 टायर सिस्टम, उसको क्या किया, उसको मतलब ये कहा कि जो 3 टायर सिस्टम है वो होना चाहिए। इन्होंने ये कहा जो टर्म है वो 5 साल का होना चाहिए, कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए, कराधान की शक्ति मिलनी चाहिए, यानी टर्म। थर्ड पॉइंट क्या है, टर्म 5 साल, सभी चीजें पढ़ चुके हो। ठीक है, बस आपको ऐसे ही लिखनी है। और फोर्थ क्या कहा, टैक्सेशन पावर मिलनी चाहिए, कराधान की शक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कराधान मतलब टैक्स को लगाने की और टैक्स को कलेक्ट करने की जो शक्ति मिलनी चाहिए। और इन्होंने क्या कहा, जो वित्त प्रदान करने के लिए, वित्तीय संबंधित मामलों को देखने के लिए राज्य वित्त आयोग यानी स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन होना चाहिए। स्टेट फाइनेंस कमीशन एसएफसी का गठन होना चाहिए, यानी राज्य वित्त आयोग, ताकि लोकल गवर्नमेंट को विकास के लिए सही से फंड मिल सके, पैसा मिल सके। ठीक है, मनी मिल सके। और क्या कहा, चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। क्या, स्टेट
इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, यानी राज्य चुनाव आयोग। क्या होना चाहिए? राज्य चुनाव आयोग होना चाहिए। ये सुझाव थे। देखो लगभग आज लोकल गवर्नमेंट को क्या है और क्या होना चाहिए, इन्होंने ये भी कहा रिजर्वेशन भी होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। क्या आरक्षण? पॉलिटिकल आरक्षण होना चाहिए। अब देखो आज की अगर स्टेटस चेक करें लोकल गवर्नमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर निगम नगर पालिका है उनको क्या दे दिया गया? उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया। 3 टायर सिस्टम भी है, जिला परिषद है, ब्लॉक समिति या पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है। उसके बाद कार्यकाल 5 साल का भी है, जो टैक्सेशन की पावर भी मिली हुई है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग बने हुए हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन बने हुए हैं पंचायत के इलेक्शन करवाने के लिए या लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाने के लिए इलेक्शन भी है। यानी देखो जो गुडगिल समिति है ये क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है। जो सारे के सारे सुझाव थे, लगभग सभी सुझाव क्या है, आज का हमारा जो लोकल गवर्नमेंट्स का जो स्टेटस है उससे मैच खाता है ये। इसलिए गुडगिल जो गेटगिल समिति थी यानी गडगिल कमेटी थी, उसकी जो रिकमेंडेशंस थी सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब देखते हैं जो एफर्ट्स लगाए गए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाने के लिए। ये तो देख लिया हमने, कमेटी देखी। अब जो चुनाव बेस देखते हैं सिस्टम, मतलब पार्टी बेस्ड सिस्टम देखते हैं। ठीक है, मैं मोटा मोटा बताऊंगा, मैं लिख के नहीं बताऊंगा, वैसे ही बता दूंगा आपको मैं। सबसे पहले प्रयास किया गया राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 1989 में 1979 में एक तो 64वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आए, 65वां संविधान संशोधन विधेयक, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आए। 64th में पंचायती राज, 65th में 65वां में जो म्युनिसिपैलिटीज है इनको संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए ये बिल लेके आए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये रहा कि लोकसभा में तो ये पारित हो जाते हैं बिल, लेकिन राज्यसभा में बिल पारित नहीं होते, और जिससे क्या है ये जो दोनों संस्थाओं को, पंचायती राज को और जो म्युनिसिपैलिटीज है इनको संवैधानिक दर्जा नहीं मिल सका। ठीक है, उसके बाद जो हमारे राजीव गांधी जी के बाद वीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है। 1990 की बात है, तो वीपी सिंह ने भी क्या कहा, जो मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन किया, कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसमें भी बात बन नहीं पाई। जो संवैधानिक दर्जा देने की बात थी वो सिरे नहीं चढ़ पाई। उसके बाद फिर आती है मोस्ट इंपोर्टेंट नरसिम्हा राव गवर्नमेंट 1992 में। तो देखिए नरसिम्हा राव गवर्नमेंट है, उसमें क्या कहा, उसमें ये आप थोड़ा सा देख लो, अलग अलग पढ़ेंगे वैसे तो। यहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया 1990 में आई थी, मतलब की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया और हमारे संविधान में 2 संशोधन किए गए। पहला संशोधन कौन सा? 73वां संविधान संशोधन, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, और इसके कुछ समय बाद ही 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये भी। ठीक है, और इसमें तो क्या, इसमें पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, पंचायती राज को, और इसमें किसको? म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाओं को या नगर निगम को। ठीक है, इनको दे दिया गया। इसमें जो कितने आर्टिकल, इसमें 16 आर्टिकल जोड़े गए। 16 आर्टिकल थे, कौन से? आर्टिकल 243 ओ है ये, ठीक है, जिसको हिंदी में अणय बोलते हैं, ये जोड़ दिए गए। और इसमें क्या जोड़ दिया गया? इसमें 11th शेड्यूल भी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें क्या थे? 29 सब्जेक्ट थे। ठीक है, 29 विषय थे। राज्य विधानमंडल है जो पंचायत को इन 29 विषय के संबंध में पावर मतलब शक्ति दे सकते हैं। तो इनको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। अब तो एक मैं प्रीव्यू दे रहा हूं आपको। 73वां संविधान संशोधन में ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जो नगर पालिकाएं हैं इनको दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या किया गया? इसमें ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, यानी लागू किया गया कब? ये 24 अप्रैल 1993 में। और जो 24 अप्रैल है इसको क्या मनाया जाता है? नेशनल पंचायती राज डे, नेशनल पंचायत डे या राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखना, इन चीजों के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। जो मतलब म्युनिसिपैलिटीज यानी नगर पालिकाएं हैं, इससे संबंध में क्या है? इसके संबंध में है, इससे संबंध में कितने 18 आर्टिकल जोड़े गए। कितने? 18 आर्टिकल।
कहां से आर्टिकल 243 कितना था, ओ यहां पे आ गया, पी से लेके 243 जेड जी तक, ठीक है, 243 जेड जी तक 18 आर्टिकल जोड़े गए और जो 12th शेड्यूल भी जोड़ी गई, और 12th शेड्यूल में कितने 18 सब्जेक्ट रखे गए, किससे संबंध में, नगर पालिकाओं के संबंध में, यानी राज्य विधानमंडल है इन 18 विषयों के ऊपर नगर पालिकाओं को पावर दे सकती है। और ये कब लागू हुआ, ये कब लागू हुआ, 1 जून 1993 को ये इंप्लीमेंट हुआ। तो यानी ये इंप्लीमेंट कब हुआ, लागू कब हुआ, 1 जून 1993 को। ये फैक्चुअल बेस्ड बातें हैं, इनको आप याद रख सकते हो, ये जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब एक क्लास में हम पूरी क्लास में पढ़ेंगे 73वां संविधान संशोधन, और अगर ये आपको समझ में आ गया फिर 74वां संविधान संशोधन वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जो बैकग्राउंड था, जो समितियां थी, आज की जो क्लास में जो समितियां पढ़ी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया, ठीक है, या किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, किस सरकार के कार्यकाल में ये सुझाव या ये समिति बनी थी। तो इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी। और आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। और कोई साथी अगर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में या जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके पास इसको शेयर जरूर करना, ताकि वो जो क्वालिटी हमारा कंटेंट है इसके बेनिफिट वो उठा सके। और आप इस चैनल पे जुड़े हुए सहयोग दे रहे हैं, इस सहयोग के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को अनूप पुनिया की ओर से नमस्कार।